एवरीवन, आज हम फिजिक्स का सेट नंबर 2 करेंगे 2022 का, जिसका कोड है 346 GB। इससे पहले हम सेट नंबर फर्स्ट को कर चुके हैं 2022 का। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है उसको देख लेना। तो इस सेट का सेक्शन ए है, इसमें पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसका संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सेकंड है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन थर्ड है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन फोर्थ है 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अर्धचालकों के बीच ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच, जबकि चालकों में 0 होता है ऊर्जा अंतराल और अचालकों में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जिन बच्चों को भी नहीं पता है वो नोट कर लेना। एक बार मैं तुम्हें इनकी डायग्राम दिखा देती हूँ। जैसे चालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच, जैसे आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है, जबकि अचालकों के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे अधिक होता है चालन और संयोजकता बैंड में। तो इसमें लगभग ऊर्जा कितनी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अर्धचालकों में यह ऊर्जा अंतराल थोड़ा सा होता है, लेकिन चालकों और अचालकों के बीच होता है। तो इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप लोग इसे तैयार कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख। इसमें पूछा है हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की कक्षाओं में 2 लगातार कक्षाओं के बीच कोणीय संवेग में अंतर देखेंगे। ये कितना होता है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या ऑप्शन ठीक है। जैसे कि हमें पता है प्रथम कक्षा में कोणीय संवेग h/2π होता है, मतलब NH/2π होगा। इसका फॉर्मूला NH/2π होता है, MBR बराबर। द्वितीय कक्षा में हमने n की जगह 2 लगाया है और 2π लिखा है। अगर इन दोनों के ऊर्जा अंतराल देखेंगे, क्योंकि प्रथम कक्षा में h/2π होगा और द्वितीय कक्षा में 2h/2π है, इन दोनों में अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ पर हमने 2 एलसीएम ले लिया है। 2 एलसीएम है और 2h - h हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये h/2π आएगा। अतः इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें h/2π जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। एक बार मैं ये पूरा दिखा देती हूँ। संवेग NH/2π होता है। प्रथम कक्षा में हमने n की जगह h/2π लगाया, क्योंकि n की जगह 1 रखेंगे तो h/2π मिलेगा। द्वितीय कक्षा में हमने n की जगह 2 रखा है, 2h/2π हो गया। ऊर्जा अंतर करके कितना आ रहा है, h/2π। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है, h/2π। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन ग है वो अब हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उसको हम देखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर घ है, इसमें पूछा है विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास होगा। ये क्वेश्चन 2022 का सेट नंबर फर्स्ट था, उसमें भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक होगा। रेडियो आवृत्ति का परास 3 × 10⁻16 से लेकर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये इसका ऑप्शन ठीक होगा। आवृत्ति का पूछा है तो HZ भी लिख सकते हैं। ठीक है, या C/S इस तरह से कर सकते हैं। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व को श्रेणी संयोजन में प्रत्यावर्ती वोल्टता B बराबर 10√2 sin ωt लगाई गई है। B तथा I के बीच कलांतर होगा। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन इन चारों में करेक्ट होगा। आइए देख। क्वेश्चन नंबर अगला में दे रखा है R 200 ओम है, जबकि प्रेरकत्व L बराबर 1 हेनरी है, और B दे रखा है 10√2 sin 200t। तो यहाँ से हम तुलना करके B0 अगर हमें आवश्यकता होगी तो 10√2 हो जाएगा। ओमेगा का मान 200 हो गया, हमने ओमेगा लिख लिया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कलांतर कितना होगा। कलांतर का फॉर्मूला होता है tan phi बराबर XL/R। तो हमारे पास R तो है 200, लेकिन XL नहीं है। तो पहले हम XL ज्ञात करेंगे। XL बराबर होता है ओमेगा L।
यहाँ पर एक्सएल बराबर ओमेगा की जगह हमने 200 लगा दिया है, इनटू एल की जगह 1 लगाया क्योंकि एल का मान 1 दिया गया है। एक्सएल बराबर भी हमें 200 मिल रहा है, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे। एक्सएल अपॉन आर बराबर 200 अपॉन 200, तो tan फाई बराबर 1 मिल जाएगा। और ये tan 1 की वैल्यू मतलब ये जो 1 है वो tan 45 की वैल्यू होती है। tan से tan कट गया, इस तरह से फाई हमें कितना मिल रहा है 45। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये देखते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें मान दिया गया है 45। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन सेकंड है तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं क्या है। ऑप्शन थर्ड दिया है आवृत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन फोर है न तो तरंग दैर्घ्य तथा न ही आवृत्ति परिवर्तित होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आवृत्ति में, क्योंकि आवृत्ति में कोई परिवर्तन होता नहीं है, ऐसा यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं। तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर हम आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है ऐसा ऑप्शन होता तो हम उसको चुनते, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे सेक्शन बी, और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखिए। ठीक है, तो गॉस का नियम क्या है वो उसे देखते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है गॉस का नियम क्या है, इसे देखते हैं। तो गॉस का नियम, इसे याद कर लेना जिन बच्चों को भी नहीं आता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का कितना होता है, एप्सिलॉन गुना होता है। इसे फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। अगर गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए आती है तो ये तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, केवल इतना ही पूछा है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो इतना लिख देना है अगर 1 नंबर में आता है। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें लिखना पड़ेगा अगर 1 मार्क्स में आता है तो। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर ख में पूछा है कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है, ये 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें तुम्हें केवल ग्राफ बनाना है। कहाँ कहाँ बनाना है, कौन कौन सा। कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा का ग्राफ बनाना है, तो वो देखते हैं। कम विभवांतर पर चालक के लिए हमने x अक्ष पर धारा को लिया है, b अक्ष पर मतलब y अक्ष पर विभवांतर को लिया है। तो अगर चालक के बीच में देखा जाएगा ग्राफ तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, इस वाली अक्ष पर जो कि x अक्ष है यहाँ पर हमने धारा I लिया है, और यहाँ y अक्ष पर क्या है, विभवांतर है। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ देखेंगे तो इस तरह का आएगा, और ऐसा ओम के नियम में था। लेकिन अगर टार्च के बल्ब के लिए देखेंगे तो धारा आई एक्स पर है फिर से, और बी वाई अक्ष पर है, तब टॉर्च के बल्ब के लिए इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को देख लेना, इस तरह का बनेगा। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे प्रश्न नंबर ग है जो कि अब हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उसको करेंगे नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ। इसमें बोला है एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो ऐसा प्रश्न है। अब इसमें हम देख लेंगे इसे कैसे सॉल्व करना है। पहले Q का मान दिया है और पूछा क्या है, कमी या अधिकता अगर दिया हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर घ में आवेश दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, एन यहाँ पर पूछा है तो एन हमने लिख दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये। क्यू बराबर एन ई फॉर्मूला होता है, अगर हम एन निकालेंगे तो ये क्यू अपॉन ई हो जाएगा। क्यू का मान 2.4 इंटू 10⁻⁻18 है,
जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ हमें 6/4 19 ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो पावर कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻1 है, इसे हम 10 मतलब 6 में मल्टीप्लाई कर दिया है तो 60 हो जाएगा। ये 60/4 करेंगे तो यहाँ पर 15 का 4 का डिवाइड 60 में 15 बार जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 15। मतलब इस चालक में 15 इलेक्ट्रॉन की या तो कमी होगी या फिर अधिकता होगी। इस तरह से तुम्हें लिखना भी है पेपर में, ठीक है। स्टेप मार्किंग होती है, लिखने का भी ध्यान रखना है। पूरी जो भी पूछा गया है वो चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रश्न है, इसे देख लेना। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे सेक्शन बी का है, अंक नंबर क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसमें पूछा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन से 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या बोला है, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। तब इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। तो ये किस तरह से होगा वो देखते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया है, एफ उत्तल लेंस का हमने प्लस का लेना होगा, 10 सेंटीमीटर है, जबकि अवतल लेंस है तो उसे माइनस लेना है और ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर cm लिखना है, सेंटीमीटर होगा। इस तरह से ये लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, ठीक है। जिसकी फोकस दूरी हमें पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, उसके बाद हम वस्तु से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित मतलब संयोजन से स्थित वस्तु का हम प्रतिबिंब देखेंगे। तो संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1, मतलब फोकस दूरी हमने उत्तल की ली है, प्लस 1/f फोकस दूरी अवतल की लिए। इसमें साइन नेगेटिव लेना है तो ये लिया है नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 50 इसका एलसीएम मिला तो 5 - 1 आएगा और ये 4/50 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, यहाँ से देखो ये हुआ है तो f हमारे पास कितना आ जाएगा 50/40, ये आ गया f। अब हम यहाँ से आगे हम v निकालना स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो 1/50/4 मतलब ये 4 ऊपर आ जाएगा और 50 इस तरह से है। 1/b तुम्हें सॉल्व करना है, यहाँ पर भी माइनस है और प्रतिबिंब की दूरी को मतलब वस्तु की दूरी को माइनस लेते हैं तो -25 लिया, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया है, 1/25 हो गया। 1/b अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 4/50 यहाँ पर है, ये 1/25 है वो इधर आ गया तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हमें 50 एलसीएम मिल रहा है तो 4 मतलब 4 - 2 हो जाएगा। इस तरह से हमें 2/50 आंसर मिलेगा। तो 1/b बराबर 2/50, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b हमारे पास कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर होगा, ये धनात्मक आ रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रकृति का होगा। प्रतिबिंब किस तरह का होगा, आभासी प्रकृति का होगा। तो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन तो मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है और बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है, तो मैं ये समझ आया होगा, इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कौन सा है, और अब नया सेक्शन ही स्टार्ट होगा, वो देखते हैं। सेक्शन बी का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है जिसमें पूछा गया है कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हो। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है थ्योरी के पर्पज़ से, अगर देखा जाए ये कई बार आ चुका है। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे स्रोत जिनमें नियत कलांतर रहता है उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को किस तरह से लिखनी है, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही तुम्हें करना है। जैसे कला संबंध स्रोत क्या होते हैं तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ऐसे दो तरंग
उत्पादक स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। ठीक है, इनका कलांतर सदैव कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। इनका कलांतर सदैव स्थिर रहता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? कला संबंध स्रोत कहते हैं। व्यतिकरण कला संबंध स्रोत के बिना होता नहीं है। ठीक है, अब आगे नया सेक्शन स्टार्ट होगा, सेक्शन नंबर सी, उसको देखते हैं। सेक्शन सी का पहला प्रश्न है, एक द्वैत उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर, मतलब इसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.65। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच के अपवर्तनांक 1.5 है, मतलब कांच का अपवर्तनांक दिया है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी ये भी बताना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न ये पेपर में तुम्हें मिल सकता है और ये आया भी है 2022 के सेट में। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया है पहले वो देख लो। इसमें वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी हुई है, R1 और R2 30 सेंटीमीटर दी हुई है। द्रव का वर्तनांक 1.65 है और कांच का वर्तनांक 1.5 होता है। अगर नहीं भी दिया होता तब भी हमें कांच का कितना लगाना है? 1.5। अब इसमें पूछा है द्रव के सापेक्ष कांच की, मतलब द्रव में फोकस दूरी पूछी है और लेंस की प्रकृति बतानी है जब लेंस को किस में डुबो देंगे? जल में डुबो देंगे। तो पहले हम वायु में फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो वायु में फोकस दूरी हमने ज्ञात की है तो 1/fa लगाया है। n की जगह 1.5 माइनस 1 R1/r2। ठीक है, R1 का मान 15 है, R2 का मान कितना है? 30 है। लेंस ये उत्तल बोला है तो उत्तल में R1 का मान धनात्मक होता है जबकि R2 ऋणात्मक लेते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अवतल में इसका अपोजिट है। 1.5 में से 1 को घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। यहाँ पर हमने 30 एलसीएम ले लिया है। ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो 15 का 30 में 2 बार भाग जाएगा। 2 का हम ऊपर गुणा कर देंगे, 2 + 1 मिलेगा। तो इस तरह से 3/30 हो गया। 0.5 ये पहले से है। 3 से हमने 30 को 10 बार काट दिया है तो हमें इधर मिल रहा है 0.5/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10/0.5। 0.5 का ये 0 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। इस तरह से 100/5 हो गया। 5 का अगर 100 में भाग देंगे तो ये 20 बार जाएगा। तो इस तरह से वायु में फोकस दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। और ये फोकस दूरी वायु में मिली है। इस तरह से तुम्हें लिखना भी है पेपर में कि वायु में फोकस दूरी, क्योंकि चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। अब हम निकालेंगे जल में फोकस दूरी कितनी है। ठीक है, जल में फोकस दूरी, जब लेंस को जल में डुबो देंगे तब हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हमें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले ज्ञात करेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक जो कि lng होगा। अगर जल में डुबोते तो wng लिखते, द्रव में डुबोया जा रहा है इसलिए lng लिखा है क्योंकि द्रव को लिक्विड बोलते हैं। तो lng बराबर होगा ANG/ANL। ANG 1.5 है और ANL मतलब द्रव का अपवर्तनांक 1.65 दिया गया है। अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो हमने यहाँ पर 2 डिजिट मतलब 0 बढ़ा दिया, इस तरह से पॉइंट हट जाएगा। 150 में कितना मिला है? मतलब 150 में 165। ठीक है, ये हमें सापेक्ष अपवर्तनांक मिल रहा है। इस तरह से अब यहाँ पर लगाएंगे तो 1/FL बराबर कितना हो गया? 150/165 माइनस 1, मतलब अपवर्तनांक की जगह लगा दिया है। वक्रता त्रिज्या तो उतनी ही रहेगी तो 1/15 माइनस 1/-30। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जैसे कि हुआ भी है, पहले का जैसा ही है। इतना पोर्शन तो 2 + 1/30 तो ये कितना हो जाएगा? 3/30, मतलब 3/30 हो गया। ये 2 + 1 3 हो गया और ये 30 हो गया। इनटू यहाँ पर 165 हमने एलसीएम ले लिया है तो यहाँ 150 माइनस 165 मिलेगा तुम्हें। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, 165 को हमें माइनस कर देना है इसमें से, है ना। 165 को माइनस करेंगे तो माइनस का 15 मिलेगा, माइनस का 15 है, और माइनस के 15 से 165 को 11 बार काट दिया है और ये भी माइनस का ही मिलेगा, है ना। माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हो गया, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/11 इंटू 10, 110 हो गया माइनस का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ एल कितना आएगा, -110 सेंटीमीटर। इस तरह से ये लेंस की द्रव में फोकस दूरी आ गई है। माइनस का अगर फोकस दूरी आ रही है माइनस की, तो लेंस कैसे काम कर रहा है, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, ये लेंस कैसे काम करेगा, अवतल लेंस की भांति। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। एक बार मैं ये पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ठीक है, पहले हमें वायु में फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ये हमें रीडिंग दी हुई है, और तुम्हें इसी तरह से लिखना भी है जो रीडिंग दी हुई है, स्टेप मार्किंग होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वायु में फोकस दूरी ये है और हमने इस तरह से ज्ञात किया है जो कि 20 सेंटीमीटर आई है। फिर सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल के हमने द्रव में फोकस दूरी ज्ञात की है जो कितनी आई है, 110 सेंटीमीटर। अगर डुबोने की बात हो रही है तो सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा, तभी हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेक्शन सी का दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा है परमाणु के बोहर मॉडल के अविगृहीत लिखिए। तो इसमें परमाणु का बोहर मॉडल पूछा गया है और ये तो मैं बताना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। परमाणु के बोहर मॉडल में 3 अवधारणाएं दी गई हैं, मतलब 3 पोस्टुलेट हैं। परमाणु के बोहर मॉडल मतलब नील्स बोर ने दिया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है, और जो स्थायी कक्षाएं होती हैं जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया था कि अगर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है तो वो ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, जहाँ पर ऊर्जा कुछ टाइम तक रुकता है, बाद में अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए वह प्रारंभिक ऊर्जा स्तर में वापस आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे प्रश्न बोला है क्वेश्चन नंबर ग, और इसमें क्या बोला गया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2022 का जो सेट नंबर फर्स्ट था उसमें भी रिपीट हुआ था, इसमें भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ग में पूछा है विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे देखते हैं। पहले तो मैं हेडिंग डालना है, जैसा पूछा गया है उसके अनुसार हेडिंग डालोगे। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं वो देखो। जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये प्रसारित होने लगती हैं। इन तरंगों को ही विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत तेजी के साथ बदलती है तब जो ऊर्जा तरंगें निकलती हैं उनको ही क्या बोला जाता है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों में वे सभी गुण होते हैं जो प्रकाश में होते हैं। ठीक है, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की भी होती हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब आगे इसमें वो पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र के बीच किरण आरेख बनाइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये कई बार पूछा गया है। देखो, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इस तरह से संचरण की दिशा होती है। ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक बार मैं इसे पूरा तुम्हें दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से लिखना है। ये वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की डेफिनेशन याद कर लेना, ये लिखी हुई है, और डायग्राम तुम्हें बनाना आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम बनाना आना चाहिए और इसकी डेफिनेशन है वो याद कर लो। ये अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सेक्शन सी का ये लास्ट प्रश्न है जो कि न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा है एक अल्फा कण मतलब 2He4 अल्फा कण होता है। एक हीलियम नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एक मिनट दोबारा पढ़ती हूँ मैं इसे। एक हीलियम नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन परमाणु के एक न्यूट्रॉन तथा
हाइड्रोजन परमाणु कॉमा एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान क्रमशः देखो ये दिया गया है। परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु बोला है वो प्रोटॉन के बराबर ही है, उसका द्रव्यमान दिया गया है, न्यूट्रॉन का दिया है और हीलियम नाभिक का दिया गया है। तो इसमें तुम्हें परमाणु द्रव्यमान ऊर्जा ज्ञात करनी है, एमईवी में ज्ञात करनी है वो भी। तो इसे किस तरह से ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभिक वाला जो चैप्टर है उससे एक प्रश्न तुम्हें ज़रूर मिलेगा इस तरह का, तो ये ध्यान से करना है। ठीक है, इसे किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, ये क्वेश्चन नंबर घ है सेक्शन सी का। इसमें है हीलियम नाभिक का विखंडन हो रहा है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। इसमें कितनी ऊर्जा होगी, द्रव्यमान ऊर्जा वो पूछिए, मतलब वंदन ऊर्जा भी जिसे कह सकते हैं। तो हीलियम नाभिक में पहले हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे, क्योंकि उसी के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान क्षति। हीलियम नाभिक है, जैसे इसका 2 परमाणु क्रमांक है, जितना परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 2 हैं। न्यूट्रॉन की संख्या जो परमाणु भार होता है उसमें से परमाणु क्रमांक घटा के की जाती है, तो 4 - 2 मतलब 2 मिलेगा। अब इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है क्वेश्चन में, जो कि कितना दिया गया है 1.007825। प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो हमने 2 का गुणा करके ये मिल गया है हमें। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये भी क्वेश्चन में दिया गया है 1.008665, और न्यूट्रॉन 2 हैं, तो इसका 2 का गुणा करके ये हमने न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लिया है, 2 न्यूट्रॉन का 2 प्रोटॉन का, क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। अब इन दोनों को हमने जोड़ लिया है, क्योंकि इसके द्वारा हम द्रव्यमान क्षति ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है P + N, कितना दिया है यहाँ P + N, मतलब ये इन दोनों को जोड़ के 4.03308 मिलेगा। ठीक है, ये हमने नाभिक का द्रव्यमान निकाल लिया, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब हम हीलियम नाभिक में द्रव्यमान क्षति ज्ञात करेंगे, किस तरह से होती है वो देखते हैं। द्रव्यमान क्षति का सूत्र होता है नाभिक का द्रव्यमान माइनस जो वास्तविक द्रव्यमान दिया होता है वो। तो यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, जो कि हमने पहले ही याद कर लिया है, 4.03308 है, और हीलियम नाभिक का द्रव्यमान ये पहले क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें से हमने ये माइनस किया है, तो हमें मिल रहा है 0.0304777 AMU। अगर द्रव्यमान AMU में होता है तो ऊर्जा निकालते हैं वंदन ऊर्जा, तो डायरेक्ट हम 931 का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ऊर्जा MEV में मिल जाती है। और यही यहाँ पर किया है, इतने में 931 का गुणा किया है, तो हमें 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञात करते हैं। एक बार मैं इसे पूरा दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से करना है तुम्हें पेपर में ये। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और अब सेक्शन नया स्टार्ट होगा, सेक्शन डी। सेक्शन डी का पहला प्रश्न है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमन कीजिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ये कई बार आ चुकी है पेपर में, और ये बिल्कुल मिल सकती है किरण प्रकाशिकी से। एक तो ये वाली डेरिवेशन, मतलब इसका फॉर्मूला होता है n बराबर sin डेल्टा m + a/2 अपॉन sin a/2। ठीक है, ये डेरिवेशन तुम्हें सॉल्व करनी आनी चाहिए। जिन बच्चों को नहीं भी आती है, मैं इसकी अलग से सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो उसे तुम लोग देख लेना। बाकी लेंस मेकर की डेरिवेशन तुम लोगों को आनी चाहिए। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के जो डायग्राम हैं और उनकी आवर्धन क्षमता वो भी आनी चाहिए, पेपर में आती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं आगे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि एक जो क्वेश्चन नंबर ख है, इसमें पूछा है कि एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेंस से जोड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करनी है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है, एक बार इसको देख लो। एक 50 वाट और 100 वोल्ट
लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मान से जोड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है तो इसको देखते हैं। सेक्शन डी का जो क्वेश्चन है उसमें n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू साइन ए अपॉन टू, इस फॉर्मूले को तुम्हें डराइव करना है। ये डेरिवेशन सीख लेना जिन बच्चों को भी नहीं आती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर का जो हमने अभी पढ़ा था। उसमें P का मान दिया गया है 50 वाट और विद्युत वाहक बल या वोल्टेज कितना दिया है 100 वोल्ट। तो इसके द्वारा पहले हम परिपथ में धारा ज्ञात करेंगे, कितनी होगी। धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला वैसे V अपॉन आई, V बराबर आई आर, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर P और B दिया है तो P बराबर V इंटू आई। P यहाँ पर शक्ति है जिसे क्षमता कहते हैं, B विद्युत वोल्टेज है मतलब विभवांतर, और I धारा है। तो यहाँ से अगर हमें I ज्ञात करना है, I को हमने यहाँ लिख लिया, P अपॉन V हो जाएगा। P का मान यहाँ पर 50 वोल्ट वाट दिया है और वोल्टेज का मान कितना दिया है 100। तो इस तरह से हमें 1/2 या 0.5 एम्पियर धारा मिल जाएगी। अब हम परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। अगर हमारे पास विभवांतर और क्षमता दी हुई है तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है V² अपॉन P। ये कैसे बनाए, क्योंकि P बराबर हमें पता है IR होता है, I का मान V अपॉन R होता है। V अपॉन R अगर लगाएंगे तो ये B और यहाँ पर V अपॉन R, B का स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला P यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पर विभव कितना दिया गया है, हमें 100 वोल्ट दिया है पहले से, इसका स्क्वायर करना है अपॉन P। तो ये कितना मिल जाएगा, 100 का वर्ग 10,000 मिलता है और नीचे है 50। 50 का इसमें भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग फिर 1000 में देंगे जो कि 200 बार जाएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, 200 बार। इस तरह से हमें परिपथ का प्रतिरोध मिल जाएगा कितना, 200 ओम। लेकिन हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, परिपथ में धारिता ज्ञात करनी है। धारिता ज्ञात करनी है तो धारिता ज्ञात करने के लिए देखो इस तरह से परिपथ बना लिया। इस पर बोला गया है कि ये परिपथ केवल 0.5 एम्पियर धारा ले सकता है। तब हमें इसमें 200 वोल्ट का विभवांतर दें और 50 हर्ट्ज आवृत्ति दें, तब इसमें हमें संधारित्र लगाना पड़ेगा। संधारित्र लगाना पड़ेगा जो कि परिपथ खराब ना हो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ कितनी धारिता का संधारित्र लगाएंगे ये पूछा गया है, तो ये तुम्हें आगे देखना है। अब इसमें क्या बोला है कि जो विद्युत वाहक बल है पहले कितना था वो हमने उससे I निकाल लिया, प्रतिरोध निकाल लिया, लेकिन बोला है कि ये जो परिपथ है इसे 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति से संबंधित कर दिया जाए तब धारिता कितनी होगी। तो धारिता ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। XC हमें यहाँ से आसानी से मिल सकता है, तो XC ज्ञात करने के लिए पहले हम इस परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ R है और C है। RC परिपथ है तो Z बराबर हो जाएगा R² प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, R² प्लस XC का स्क्वायर, तो इसलिए हमने Z यहाँ पर ज्ञात कर लिया। ठीक है, Z बराबर होता है V अपॉन आई। V कितना है, 200 वोल्ट है, I कितना है, 0.5 एम्पियर है। तो इस तरह से हमें 400 वोल्ट क्या मिल जाएगा, 400 वोल्ट नहीं, यहाँ पर ओम होगा। ठीक है बेटा, यहाँ ओम होगा, 400 वोल्ट नहीं, ये प्रतिबाधा है और प्रतिबाधा क्या होता है, प्रतिरोध ही होता है एक तरह से। तो यहाँ पर तुम्हें ओम लिखना है ये। तो 400 ओम हमें क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। अब जेड मिल गया है तो जेड का मान हम यहाँ पर लगा देंगे। R² ऐसे ही रहने दिया और X² ये है। वैसे R का तो मान हमारे पास है जो कि हमने लगा भी दिया है, कितना है 200, और XC का स्क्वायर, XC यहाँ पर ज्ञात करनी है। 400 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, और 200 का वर्ग करेंगे तो ये मिल जाएगा, 40,000 मिल रहा है। और यहाँ पर कितना मिल रहा है, 160, मतलब 1,60,000 मिल रहा है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1,20,000 मिल जाएगा XC का स्क्वायर। फिर हमें XC केवल निकालना है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा।
अगर हम 12 का वर्गमूल लेते हैं तो लगभग 3.4 आता है। वर्गमूल लेंगे तो घातें आधी हो जाती हैं, तो 4 थी, यहाँ पर कितनी हो गई हैं, 2। ठीक है, अब हमने एक्स सी निकाल लिया है, तो एक्स सी बराबर फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा 1/2 पाई एफ सी होता है। एफ का मान इसमें पहले से ही दिया है 50 हर्ट्ज, और एक्स और सी तुम्हें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो सी निकालेंगे तो इसलिए हमने सी को यहाँ रख दिया, लेकिन जो एक्स सी था, ठीक है, एक्स सी कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया, ये एक्स सी का मान है। इसमें बस वैल्यू रखनी है, 1/2 कर दिया, पाई का मान 3.14 है, एफ का मान 50 है, और एक्स सी का मान कितना है, 3.4 इंटू 10⁻10। ठीक है, ये है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसका जो 3.4 का पॉइंट था वो हमने यहाँ बढ़ा लिया है। 2 और 50 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 से 3.14 का जो जीरो है वो हट जाएगा। इस तरह से हमें मिल रहा है 3.14 इंटू 34। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 10,676 मिल रहा है। और इसमें अगर हम भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.0093 इंटू 10⁻²। ठीक है, -2 तो ये वाली पावर पहले से ही है। ठीक है, यहाँ पर भी होना चाहिए 10⁻², यहाँ है, तो ये वाली ही पावर है। अगर हम पॉइंट को पीछे लेकर जाते हैं, देखो 1 2 3 4, यहाँ अगर पॉइंट हम लेके जाते हैं तो पावर 4 बढ़ेगी, 2 पहले से है, 4 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 6। और इस तरह से आंसर हमें कितना मिल रहा है, 9.3। 6 अगर हटाते हैं तो माइक्रोफैरड इसकी जगह लिख सकते हैं, या इतना ही लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये मिलेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बार मैं इस पूरे प्रश्न को तुम्हें दिखा देती हूँ। अच्छा प्रश्न है ये, काफ़ी है ना, तुम लोगों को आना चाहिए। देखो, पहले हमने जो पहले रीडिंग दी हुई थी उससे धारा आई और प्रतिरोध ज्ञात कर लिया है ये। फिर हमने यहाँ से प्रतिबाधा ज्ञात की है। प्रतिबाधा इसलिए ज्ञात की है क्योंकि एक्स सी मिल जाए, और एक्स सी क्यों निकाला है, धारिता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये पूरा प्रश्न है इस तरह से। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे प्रश्न इसमें जो ग दिया है, विभव मापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। इस पर स्टार लगा हुआ है, मतलब ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तो आगे प्रश्न नंबर घ देखते हैं। इसमें क्या बोला है, रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक्कृत हैं, मतलब अलग अलग हैं। इन्हें एक बोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, 0.2 इंटू 10⁻⁻4 बेवर प्रति मीटर स्क्वायर, तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो इस प्रश्न में जो जो रीडिंग दी हुई है पहले हम उसको लिखेंगे, और इसमें क्या पूछा है वो देखते हैं। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूछा है, मतलब तुम्हें विभव ज्ञात करना है। अब इसमें क्या दिया है कि एक वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। तो ये चाल दी गई है जिसे हम v लिख लेंगे। और इसमें क्या दिया गया है, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.2 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। पटरियों परस्पर 1 मीटर लंबी दूरी पर है, मतलब 2 इस तरह से रेलवे ट्रैक होता है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो एल भी दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल। तो ये किस तरह से होगा वो देखते हैं। प्रश्न में हमें v बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता है तो उसमें 5/18 का तुम्हें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 18 से 180 10 बार कटेगा, 10 और 5 का गुणा कर देंगे तो हमें 50 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को कहीं अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जोड़ना पड़ता है तो 18/5 का गुणा करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा को जोड़ना
मीटर प्रति में बदलना है तो 5/18 का करते हैं, ये तुम लोग याद रखो। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया है 0.2, मतलब ऊर्ध्व घटक है लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्रीय है, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है। पटरियों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर है, तो ये हमने लिख ली है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल मतलब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर VVL। यहाँ पर छोटा v है, ये है मतलब स्पीड है चाल, जो कि 50 सेंटीमीटर दी हुई है, हमने लिख ली है। और चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। लंबाई इसमें 1 मीटर दी हुई है। इन तीनों का अगर गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, क्योंकि 50 और 2 का गुणा 10.0 होगा, मतलब 100 पॉइंट तुम्हें लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसलिए 10 मिल जाएगा। ये पावर 10⁻⁻⁴ है। अगर हम इसे ये जीरो भी हटा दे, है ना, ये वाला जीरो गायब करेंगे तो यहाँ से एक घात कम होगी, इस तरह से हमें 3 मिलेगा, मतलब 10⁻³ वोल्ट, या फिर हम इसको 1 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁻³ वोल्ट या फिर 1 मिली वोल्ट। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन है, इसे तुम लोग तैयार कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है, आगे अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सेक्शन डी का ही प्रश्न है नेक्स्ट। ठीक है, उसको देखते हैं। सेक्शन डी का आगे प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या तात्पर्य है, इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या लिखिए। ठीक है, क्या पूछा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या तात्पर्य है, इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या कीजिए। तो ये पूछा गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम तुम लोगों को आना चाहिए, और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इसी तरह से जुड़े हुए आएंगे। और ये यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया है, तो इसे तुम्हें किस तरह से हल करना है वो भी देख लो। इस प्रश्न में पहले पूछा गया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, जब प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर गिरता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर इसमें बोला है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की आइंस्टीन ने कैसे व्याख्या की है वो तुम्हें बताना है, तो वो हमने यहाँ पर हेडिंग डाली है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या, और इसी तरह से हेडिंग डालनी है। प्रश्न में जो भी पूछा गया है उस तरह से हेडिंग बनाओ, तो ये हमने हेडिंग बना दी है। अब इसे देखते हैं। आइंस्टीन के अनुसार जब न्यू आवृत्ति का कोई फोटोन धातु की सतह पर गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा एच न्यू को इलेक्ट्रॉन को दे देता है। मतलब जैसे ही धातु पृष्ठ पर फोटोन गिरेगा तो वो अपनी ऊर्जा किसे दे देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और उसका खुद का अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तथा फोटोन का स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फोटोन की यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा कार्य फलन में खर्च होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो जैसे ही फोटोन धातु पृष्ठ पर गिरता है तो वो अपनी ऊर्जा किसे दे देता है, इलेक्ट्रॉन को। अब ये जो ऊर्जा है धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने में और गतिज ऊर्जा में खर्च होती है। जब इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से निकलते हैं तो उसे कार्यफलन बोलते हैं, और चलने में जो ऊर्जा यूज होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो हमें इस तरह से E बराबर क्या बोलना है, E बराबर W प्लस KE, मतलब फोटोन की कुल ऊर्जा है वो कार्यफलन W और गतिज ऊर्जा में खर्च हो रही है। कहीं कहीं E लिखा होगा ये, या फिर KE, या फिर केवल K लिखा होगा। ठीक है, यही है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना इससे तुम्हें। अब हमें पता है कि E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। W कार्यफलन है तो एच न्यू नॉट यहाँ पर दहली आवृत्ति है, मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। के यहाँ पर गतिज ऊर्जा है जिसका फॉर्मूला है 12mv²। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पर E की जगह हमने एच न्यू लगा दिया है, W की जगह एच न्यू नॉट लगा दिया है, के E की जगह 1/2mv² लगा दिया है।
ये जो एच न्यू नॉट है इसे अगर हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये अभी प्लस का है, इधर आते ही ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर इधर बचेगा। यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, इसलिए हमने एच को कॉमन ले लिया है। ये एच तुम लोग यहाँ पीछे भी लिख सकते हो, आगे लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। न्यू माइनस न्यू नॉट हमें मिल गया, बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। ये जो समीकरण है इसी को ही हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित समीकरण कहते हैं। तो ये है पूरी थ्योरी इससे रिलेटेड जो तुम्हें आनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में मिलती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव याद कर लेना और इसके नियम तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका क है, ये सेक्शन डी का ही प्रश्न है। इसमें पूछा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C तथा ओमीय प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 3 नंबर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पेपर में मिल जाएगा। मतलब LCR परिपथ है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हें पेपर में मिलेगा। इसे तुम्हें किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थियोरटिकल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तुम्हें आना चाहिए इसे सॉल्व करना। जैसे हमें पता होना चाहिए, जब LCR परिपथ में देखो ये इस तरह से बनाना, ये कुंडली है, ये प्रेरकत्व होगा इसमें, इस तरह से तुम्हें C को प्रदर्शित करना है जो कि धारिता है, और इस तरह से किसे प्रदर्शित करना है, प्रतिरोध को, और यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें देखना है। अब इसमें क्या क्या करना होता है वो हम देखेंगे। हमें पता होना चाहिए कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R होता है तो धारा I और वोल्टेज भी कला में बराबर होते हैं, मतलब समान कला में होते हैं। लेकिन जब परिपथ में धारिता C होती है केवल, तो वोल्टेज भी धारा I से कला में 90 अंश पीछे होता है। तो ये मैंने नीचे की ओर लिखा है। ठीक है, जब परिपथ में प्रेरकत्व L होता है तो धारा, मतलब प्रेरकत्व L होता है तो वोल्टेज भी धारा I से कला में 90 अंश आगे होता है। मतलब देखो ये अधिकतम है, ये न्यूनतम है। अगर हम यहाँ पर परिणामी विभवांतर निकालेंगे इनके सिरों के बीच, तो हमें वो यहाँ मिलेगा। देखो BL माइनस BC कर दिया है क्योंकि BL ज़्यादा है, BC ये कर दिया, तो हमें रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये वाली लाइन पर प्रतिरोध कितना है, VR है, यहाँ पर कितना है, VL माइनस BC। तो परिणामी निकालेंगे तो BR का स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का स्क्वायर करेंगे। तो इसी तरह से हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से देखो हमें मालूम है, हम परिणामी विभवांतर यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, B प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर प्लस प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर माइनस धारिता के सिरों का विभवांतर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर हटाते तो इधर जो भी है वो अंडर रूट में आएगा और वो आया भी है। B बराबर हमें पता है IR होता है। इसी तरह से BL बराबर क्या है, IXL, क्योंकि प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर X मतलब प्रतिरोध XL होगा, और BC बराबर क्या हो जाएगा, IXC। इन तीनों में तुम्हें I कॉमन दिखाई दे रहा है तो I को हम बाहर ले लेंगे, वो भी स्क्वायर में होगा क्योंकि हर जगह स्क्वायर है, इसलिए हम उसे अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाला तो इसको यहाँ लिख दिया है, V अपॉन I हो गया। हमें पता है V अपॉन I क्या होता है, प्रतिरोध होता है, लेकिन यहाँ प्रतिरोध नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि यह प्रतिरोध तीनों की वजह से है। प्रतिरोध की वजह से है, XL की वजह से है, XC की वजह से है, इसलिए इसे प्रतिरोध न कहकर हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा Z। ठीक है, तो B अपॉन I को हम Z कह देंगे, इसलिए हमने इसकी जगह क्या रख दिया, Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अगर हमें इस परिपथ का कलांतर निकालना होगा जिसे हम tan फाई बोलते हैं, तो tan फाई बराबर हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से ये तुम्हें सॉल्व करना है, 3 नंबर में तुम्हें मिलेगा पेपर में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके बारे में क्या लिखना है वो भी तुम्हें आना चाहिए, मैंने इससे पहले जो बोला था वो तुम्हें लिखना भी पड़ेगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ख है। इसमें क्या पूछा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र
कि प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है, मतलब व्यास दिया है, तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है, मतलब परावैद्युतांक 1 लेना है क्योंकि वायु के लिए के कितना होता है 1। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या बोला है कि प्लेटों की जो धारिता है वो किसके समान है, मतलब जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जो वो किसके समान है, एक 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान है। ठीक है, ये किस तरह से सॉल्व होगा वो देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं जो कि 3 नंबर में तुम्हें पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न में क्या बोला है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का व्यास कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, प्लेटों का व्यास कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। धारिता जो बराबर है 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान इसकी धारिता है। तो यहाँ पर तुम्हें प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब क्या ज्ञात करनी है, प्लेटों के बीच जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये तुम्हें ज्ञात करनी है। ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है कितनी होगी, तो वो हम देखते हैं। प्रश्न समझ में आ गया। इसमें बोला है जो संधारित्र है उसकी धारिता एक गोलीय गोलाकार चालक है उसकी धारिता के समान है जिसका व्यास यहाँ पर दिया गया है। व्यास 200 सेंटीमीटर का एक गोला है उसके बराबर है। अब हमें पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर वायु है तो इसलिए हमने के हटा दिया है, कुछ और माध्यम होता तो हम इसमें के लेते। ये जो ए क्षेत्रफल है जिसका मान हम पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, जबकि गोले की धारिता कितनी होती है, गोलीय कोश की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए या फिर आर जो कि त्रिज्या है। गोले की धारिता का सूत्र है, संधारित्र की धारिता का सूत्र ये है, गोले की धारिता का सूत्र ये है। प्रश्न के अनुसार क्या है कि प्रश्न में बोला गया है कि जो संधारित्र की धारिता है वो गोले की धारिता के क्या है, बराबर है। तो हमने ये बराबर कर दिया एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, मतलब ए का मान लगा दिया है और डी यहाँ पर डी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ऐसा है। पाई से पाई कैंसिल हो गया है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया है, और जो आर है उसका मान हमने देखो क्योंकि यहाँ पर व्यास 6 सेंटीमीटर दिया था, इससे हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली है 3 सेंटीमीटर आ रही है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया है, 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दिया है क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है, अपॉन में डी लिख दिया। अब यहाँ पर केवल 4 बचा है, बाकी गोले का व्यास भी दिया था, कितना दिया था 200 सेंटीमीटर दिया था। 200 सेंटीमीटर से भी हमने इसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली है, 100 सेंटीमीटर मिलेगी क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² कर देंगे। इस तरह से जो इसकी घातें हैं उससे ये 0 कट जाएगा। वैसे भी पता है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है तो 1 मीटर मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या बचा, 3, इसका वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो d इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो d बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻² का वर्ग करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁻4 मिलेगा। और ये जो 4 है इसका d में गुणा ही हो रहा था तो इसका भाग होगा, यहाँ 4 का भाग 9 में देंगे तो 2.25 इंटू 10⁻⁻4 बार जाएगा। अगर हम पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ाते हैं तो एक घात कम हो जाएगी, -4 से कितनी हो जाएगी -3, तो 0.225 या फिर हम इसको 0.25 मिली बोल सकते हैं। ठीक है, mm बोल सकते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको पूरा देख लो तुम लोग एक बार। ठीक है, ये प्रश्न है और इस तरह से तुम्हें ये सॉल्व करना है। तो ये प्रश्न है ना। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का आगे प्रश्न दिया है ग वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमन कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये कौन सी डेरिवेशन करनी है वो तुम लोग देख लो।
जैसे हमें पता होना चाहिए वृत्ताकार कुंडली ये है और इसका केंद्र ये है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और यहाँ से एक्स दूरी पर, ठीक है, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर केंद्र पर पूछा जाएगा तो केवल यहीं ज्ञात करना है, एक्स दूरी पर पूछा जाएगा तो यहाँ ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी x लेंगे और ये वाली दूरी r है, तो इस बिंदु से, मतलब ये छोटी सी डिस्टेंस ली है dl, इसलिए इसे dl लिखा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी, तो हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कर लिया है, ठीक है, ये मिलेगी। अब इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे? बायो सेवर्ट का नियम हमें पता है। बायो सेवर्ट का नियम होता है बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4πi/dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। क्योंकि हम एक छोटे से टुकड़े का चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इसे dv नाम दिया है और लंबाई को dl नाम दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा। पूरे लूप के लिए अगर निकालेंगे तो b बराबर डी बी साइन थीटा होगा। साइन थीटा हमें पता है लंबवटे कर्ड होता है साइन थीटा, ठीक है, क्या होता है, लंबवटे कर्ड होता है साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, b बराबर म्यू जीरो अपॉन 4πi/dl आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर, मतलब ये वाली लेंथ है, आर की जगह क्या लगा दिया, देखो ये जो स्मॉल आर लिखा हुआ है इसकी जगह हम आगे चल के आर स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, किसकी जगह, इस आर की जगह पर। अब इसे देखो म्यू नॉट अपॉन 4πi आर लिख लिया है, आर स्क्वायर मतलब ये वाला आर और ये वाला आर, आर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डी एल को अलग कर दिया है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। हमें पता है कि ये वृत्त है, वृत्त का परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। ये जो आर क्यू है, मतलब आर क्यू है, इसकी जगह हमने ये वाला आर लगाया है, आर स्क्वायर, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी जो कि कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये लगा दिया है। अब यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा, आर पर क्यू पहले से लगाए, ये हमने लगा दिया। अगर हम इस अंडर रूट को हटाते हैं तो हम इस पर 1/2 पावर और लगा सकते हैं, तो 3 पहले से है, इंटू 1/2 हो जाएगा। इस तरह से पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4π है और ये 2π है, इस 2π से ये 4π दो बार कट जाएगा और यहाँ पर ये आर है और एक आर ये है, तो आर कितने हो जाएंगे, 3 आर हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला आर और ये वाला आर, आर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। अब तो मैं आगे क्या कर, आर 3 नहीं होंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर होगा, ठीक है, आर स्क्वायर होगा, ये वाला आर और ये वाला आर, आर स्क्वायर होगा। अब तुम्हें क्या करना है कि अगर आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इस पर पावर 3/2 हो गई। ये कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, मतलब देखो यहाँ से और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, b बराबर म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। अगर कुंडली में फेरों की संख्या दी है तो वो और तुम्हें लगा देना है। लेकिन अगर हम कुंडली के केंद्र पर निकालेंगे तो कैसे ज्ञात करना है, कुंडली के अक्ष पर देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर हम कुंडली के केंद्र पर निकालेंगे तो x का मान कितना लेना है, हमें 0 लेना है। x का मान 0 लेंगे तो आर स्क्वायर पर पावर 3/2 रह जाएगी, है ना, ये तो 0 ही हो गया। तो ये वाला जो 2 है उससे ये वाला 2 कट जाएगा, तो इस तरह से हमें कितना मिलेगा, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू। ये जो r पर पावर 3 है, r पर पावर 2 है, तो r 1 बचेगा नीचे। तो हमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलेगा, b बराबर म्यू जीरो अपॉन 2i अपॉन r, है ना, म्यू जीरो आई अपॉन 2r, ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। ये डेरिवेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तुम्हें ये पेपर में मिल सकती है, तो इसको ध्यान से देख लो, है ना, ये स्टार्टिंग से ऐसे ज्ञात किया जाएगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे इसको तैयार कर लेना, ये तुम्हें मिल ही जाएगी पेपर में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का घ प्रश्न है। इसमें क्या बोला है, दो बिंदु आवेश +9q तथा e
परस्पर a दूरी पर हैं। दूरी कितनी है? a दूरी पर हैं। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, क्या प्रश्न है? इस तरह के प्रश्न तुम्हें मिल सकते हैं, चाहे वो तीव्रता या बल या फिर विभव से संबंधित होंगे। ठीक है, संतुलन में कहाँ रखा जाए कि ये जो निकाय है वो संतुलन में रहे। मतलब क्या बोला है कि एक बिंदु, डायग्राम से समझो इसको। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि देखो, एक 9 ई आवेश है और एक क्या है? ई आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी a है जो कि लिखा भी है। फिर इसमें बोला है प्रश्न में कि एक नया आवेश है q, उसे कहाँ रखें? इन दोनों आवेशों के बीच में कहाँ रखें कि निकाय संतुलन में रहे। तो हमें पता तो है नहीं, तो हमने मान लिया है कि इस आवेश से x दूरी पर हम इस q आवेश को रख देंगे तो निकाय संतुलन में रहेगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ये पूरी दूरी a थी, तो बाकी यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी बचेगी? a माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a माइनस एक्स होगी। अब हम यहाँ पर बल ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला कूलाम नियम वाला ही है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। ठीक है, इससे हम सॉल्व करेंगे। संतुलन कैसे रहेगा? जब दोनों बल आपस में बराबर होंगे तो संतुलन की स्थिति रहेगी। ऐसे ही हम E1 और E2, B1 B2 विभव वगैरह निकालते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम पहले F1 निकालेंगे। 1/4πε0 लिखा। आवेश कितना है? देखो, इन दोनों के बीच में बल लगेगा कूलाम के नियम के अनुसार, तो 9e लिखा है। और आवेश कितना लिखा है? एक आवेश 9e है, एक है q। बीच की दूरी x है, तो हमने x का स्क्वायर लिख लिया। इसी तरह से देखो, अब इन दोनों आवेशों के बीच में हम क्या देखेंगे? बल देखेंगे। इन दोनों आवेशों के बीच में देखेंगे तो 1/4πε0 लिख लिया। आवेश q है और बीच की दूरी क्या है? e, वो हमने यहाँ पर लिख ली है। a माइनस एक्स का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है, अब 4πε से 4πε कट जाएगा, 1/4πε। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9/x²। और इधर बचेगा 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे हम। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3x² का होता है x। 1 का तो 1 ही रहेगा। a माइनस x² का वर्गमूल कितना आएगा? a माइनस एक्स। हमें x दूरी तो ज्ञात करनी थी, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? x 1 इंटू एक्स, तो x ही मिलेगा। बाकी क्या होगा? 3 इंटू a, मतलब 3 ये हो गया, माइनस 3x, तो ये हो जाएगा। इसे आगे लेकर जाओ तो x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3a। 3x और x कितना हो जाएगा? 4x बराबर 3a। x बराबर कितना हो जाएगा? 3a/4। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न तुम्हें मिल जाते हैं पेपर में। तो ये ऐसे होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। अपने आप तुम्हें करके ज़रूर देखने, तब ये समझ पाओगे तुम लोग। करने हैं क्वेश्चन। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं, क्या है दूसरा। आगे प्रश्न है, इसमें यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का वर्णना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, हर सेट में है ये क्वेश्चन। मतलब टोटल इसके 2 सूक्ष्मदर्शी के डायग्राम है, 2 दूरदर्शी के हैं और एक है परावर्तक दूरदर्शी का। उसमें से तुम्हें एक मिलेगा और ये 3 नंबर में आएगा बेटा। इसको याद कर लेना सभी बच्चे, है ना। ये आना चाहिए तुम लोगों को। भूचुंबकत्व के अवयव है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, तो वो तुम्हें याद नहीं करने हैं। आगे देखते हैं, खंड यह है और वैसे देखा जाए तो खंड ई होगा, डी के बाद ई आएगा, है ना। इसमें क्या बोला है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये 5 नंबर में आया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसकी डेरिवेशन देख लेना तुम लोग। फिर आगे बोला है, एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्डी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। मतलब इसमें विवर्तन प्रतिरूप बनाना है, जो इस तरह का होता है। इस तरह से केंद्रीय उच्चिष्ट, गौड़ उच्चिष्ट, निम्निष्ट वाला है, वो तुम लोगों को आना चाहिए।
फिर आगे है क्वेश्चन नंबर, बाकी ये है नहीं, इन पर स्टार लगा हुआ है तो ये तुम्हारे सिलेबस में अब है नहीं, इन्हें पढ़ेंगे नहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 का जो अथवा में दिया है न्यूमेरिकल, उसको देखते हैं। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है ना, देखते हैं लेकिन इसको। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 3 मिमी है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ये प्रश्न में बोला गया है और ये प्रश्न 5 नंबर में आ रहा है। देखो इनमें या तो ये करो या फिर ये करो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कैसे होगा। इस प्रश्न में डी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब समतल उत्तल लेंस है। देखो इस तरह का ये लेंस कैसा है, समतल उत्तल लेंस है। इसका व्यास कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, और मोटाई इसकी दे रखी है 3 मिमी, मतलब mm दी हुई है। बी दिया हुआ है, मतलब प्रकाश की चाल है जो 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दी हुई है। यहाँ पर क्या पूछा है कि हमें ज्ञात करना है लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, है ना। फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें वक्रता त्रिज्याएं पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है। तो इसमें पहले वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक ज्ञात करना पड़ेगा। n बराबर होता है c/b, तो c हमें पता है प्रकाश की चाल होती है, और c बराबर हमने 3 इंटू 10⁸ रख दिया है, और v इसमें दिया है 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर रखेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 2 का 3 में भाग देंगे तो 1.5 मिलेगा। अब इस प्रश्न को देखो, जैसे ये लेंस है एक समतल उत्तल की, ठीक है, समतल सतह ये बना दी है, इसका केंद्र ये होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। अब इसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर है पूरा। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आधा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने इस तरह से यहाँ एंगल एक बना लिया है, थीटा है, यहाँ आर कॉस थीटा है, लंबवत है तो आर साइन थीटा है। आर निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टेक्नोमेट्री यूज होगी, जो इसे ध्यान से देखना है। आर साइन थीटा बराबर हमने लिख लिया है 30 mm, मतलब ये 30 mm इसलिए लिखा है क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है, इसे ये मोटाई मिलीमीटर में दी हुई है, तो हमने इसको भी मिलीमीटर में बदल लिया। 3 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो ये 30 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर आगे हमने किया है आर माइनस आर कॉस थीटा बराबर 3 मिमी, जो कि मोटाई दी हुई है, ठीक है। फिर इसको आगे यहाँ पर भी आ रहा है, आर हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा बच रहा है, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 3 mm, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया है। आगे फिर क्या है कि 2 साइन, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया है, 2 साइन थीटा अपॉन 2 बराबर डॉट कॉस थीटा अपॉन 2 आर बराबर कितना मिल रहा है, 30 mm मिल रहा है, ठीक है। इसे हमने कन्वर्ट कर लिया इस तरह से। बाद में अगर हम डिवाइड देंगे तो हमें tan थीटा अपॉन 2 बराबर कितना मिल जाएगा, 1/10। कितना मिल जाएगा, 1/10, मतलब 10 का और इसका 30 का डिवाइड होगा तो 1/10 मिल जाएगा, मतलब 3 और 30 का, तो 1/10 मिल गया। थीटा बराबर 1/10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम थीटा ज्ञात कर लेंगे, 2/10 आएगा। 2/10 आएगा तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। 2/10 की वैल्यू r इंटू 2/10 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 30 और 10 का गुणा 300 हो गया, अपॉन में 2 आएगा तो 150 mm मिलेगा। कितना मिलेगा, 150 mm, 150 मिली मिलेगा। इसे अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अगर तुम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेते हो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना। त्रिज्या हमारी 15 सेंटीमीटर है। अब हमें लेंस मेकर का सूत्र पता है, 1/f बराबर n-1, 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो n की जगह हमने 1.5 रखा, -1 हो गया। r1 की जगह 1/15 रखा है, क्योंकि समतल उत्तल लेंस है तो एक वक्रता त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है। r2 अनंत हो जाएगी। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, 1/f बराबर 0.5 इंटू 1/15 हो गया। आगे फिर सॉल्व करते हो तो 0.5
का गुणा एफ में हो रहा है, यहाँ पर 15 है तो 150 हो जाएगा। अगर हम पॉइंट हटाएंगे 5 का भाग देंगे तो 30 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। एक बार इसको फिर से देख लो तुम लोग, इस तरह से करना है। थोड़ा सा इसमें टेक्नोमेट्री यूज हो रही है, तो बायो वाले स्टूडेंट हैं, हो सकता है उन्हें थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन अगर आता है तो तुम्हें तैयार कर लेना है। वैसे ये क्वेश्चन अथवा में आया है पेपर में। आगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। आगे प्रश्न है जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। तो ये तुम लोग इसकी डेरिवेशन याद कर लेना, जिन बच्चों को भी नहीं आती है। ये पहले से चैनल पर पढ़ी भी है ये वाली डेरिवेशन, तो वहाँ जाके देख लेना जिनको भी नहीं आती है। फिर इसमें अथवा में एक प्रश्न दिया है, दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में, ठीक है, इसे जूम करके थोड़ा देख लो। प्रत्येक परिपथ में दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। ठीक है, ये परिपथ दिया गया है, यहाँ पर 2 वोल्ट विभवांतर है, धारा इसमें I1 है और इसमें 1 ओम प्रतिरोध है, यहाँ पर 2 ओम है, इसमें धारा I3 है। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो इसमें धारा I3 है, यहाँ पर 1 ओम है और यहाँ धारा I2 है। ये विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट। तो इसमें क्या बोला है? प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो ये किरचॉफ के नियम से सॉल्व होगा। पहले हम इसका डायग्राम एक सही सा बनाते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये डायग्राम बना लिया, जो कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से हमने इसे नाम भी दे दिया है ABCD। ठीक है, ये एक परिपथ है, तो इसे हम किरचॉफ के नियम से सॉल्व करेंगे। हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ा है, लूप नियम जिसे कहते हैं। जहाँ पर भी बंद पास बन रहा हो उसमें तुम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा सकते हो। तो बंद पास DCAD में, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया? बंद पास DCAD में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये है कि प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यहाँ पर देखो, प्रतिरोध इस भुजा में कितना है? 1 ओम है, धारा कितनी है? I2 है, तो हमने लिखा है I2 × 1, क्योंकि यहाँ पर 1 क्या है? प्रतिरोध। धारा की दिशा में जाएंगे तो साइन पॉजिटिव लेना है। देखो, इधर से स्टार्ट हुए ऐसे जाना है हमें, तो साइन कैसा ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो साइन नेगेटिव लेना होता है। अब यहाँ पर धारा I3 है, प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है, तो इन दोनों का गुणा किया। इस पूरे परिपथ में विद्युत वाहक बल कितना दिया है? 1 वोल्ट, वो हमने यहाँ लिख लिया। किरचॉफ का प्रथम नियम बताता है कि संधि में प्रवेश करने वाली धारा संधि में निकलने वाली धारा के बराबर होती है। तो देखो, ये वाली I1 धारा भी इसमें प्रवेश कर रही है, इस वाली संधि में I2 भी करती है, तो इसलिए हमने I3 लिख लिया है कि I1 + I2 के बराबर होगी। तो अगर हम I3 का मान यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, इसमें देखो लगाया भी है, I2 + 2 I1 + I2 बराबर 1, मतलब I3 का हमने किरचॉफ के प्रथम नियम से यहाँ पर मान लगा दिया है। प्रथम नियम से अगर मान लगाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I2 + 2I1 + 2I2 + 1। यहाँ पर भी I2 है, यहाँ पर भी I2 है, तो I2 3I2 हो जाएगा। ये 2I1 है, I1 को पहले लिख दिया है। अब हमने इसको समीकरण 1 बोल दिया है। ठीक है, क्या बोला है? कि ये हमारा समीकरण 1 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे इसमें क्या करना है? बंद पास दूसरा लिया है, बंद पास BC कहाँ से लिया है? देखो, बंद पास BCAB में कहाँ से लिया है? बंद पास BCAB में। ठीक है, धारा की दिशा में जाएंगे, मतलब I1 हमने लिया है, यहाँ पर I1 है और क्या है? प्रतिरोध कितना है? 1, तो I1 × 1 है, प्लस I2 प्रतिरोध कितना है? 2, विद्युत वाहक बल इसमें कितना है? 2 वोल्ट। इस तरह का है। यहाँ पर भी I3 का मान लगा दिया, I1 + I2 बराबर 2, तो I1 + 2I1 यहाँ हो जाएगा और बाकी का कितना हो जाएगा?
इन दोनों को जोड़ दो, ये I1 है ये I1 है, तो 3I1 हो जाएगा, ये 2I1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ये हमारा समीकरण है दूसरा। ठीक है, अब आगे समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। तो हमने इस तरह से ले लिया, इन दोनों को हल करेंगे तो हमें क्या किया है कि यहाँ पर ऊपर वाला जो पहला समीकरण है उसमें 3 का गुणा कर दिया, नीचे वाले में 2 का कर दिया है। यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 जा 6I1 हो गया प्लस 9I2 बराबर 3 हो गया। ये इसका 2 में करेंगे तो 6I1 प्लस 4I2 बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा दिया, सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पर 9I2 में से 4I2 घटाएंगे तो 5I2 बचेगा, माइनस ये है और ये 3 है तो माइनस का कितना बचेगा 1 बचेगा। I2 का मान -1/5 आ रहा है इस तरह से। फिर क्या करेंगे, I2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2I1 प्लस 3 इंटू -1/5 बराबर 1। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमने देखो 2I1 को यहाँ लिखा है, 1 को इधर भेजा तो ये हो गया है प्लस का। इस तरह से 5 हम लासा लेंगे तो 5 + 3 हो जाएगा, मतलब -8/5 किसका मान आ रहा है I1 का मान। I1 का मान कितना आ रहा है, माइनस नहीं प्लस का ही आ रहा है, +8/5। यहाँ पर मिल रहा है 2I1 निकालेंगे तो 8/2 हो जाएगा, मतलब देखो ये वाला 2 है इसका डिवाइड 5 में हो जाएगा तो 10 हो गया, मतलब 4/5 मिल रहा है ये। फिर क्या किया है, I3 निकालेंगे। I3 हमें पता है कि I1 + I2 के बराबर है, तो I1 1/5 + 4/5 है। एलसीएम ले लो, यहाँ पर 5 ले लिया तो 3/5 इसका आंसर आएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये होगा और ये है पूरा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लो, इस तरह से होगा। और ये इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में आ रहा है किरचॉफ के नियम से, और ये तुम लोगों को आने चाहिए करना लूप नियम से और प्रथम नियम से होते हैं। बाकी आगे प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर 9 है। इसमें क्या बोला है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशित अभिनत एवं पश्च अभिनत से क्या तात्पर्य है, यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। 5 नंबर में ये प्रश्न आ रहा है। तुम्हारे सिलेबस में 2 हैं, एक तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूर्ण तरंग में, तो ये मिलेगा, या फिर अग्र अभिनत पश्च अभिनत। तुम लोगों को पता होना चाहिए, जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा पॉजिटिव से एन सिरा नेगेटिव से जुड़ा होता है तो वो अग्र अभिनत है, या जिसे ही अग्रदिशिक बोलते हैं। और अगर पी नेगेटिव से एन पॉजिटिव से तो वो पश्च दिशिक होता है, जिसे पश्च अभिनत भी बोलते हैं। फिर इसमें आगे अथवा में दिया है, अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का वर्णन कीजिए, इस प्रयोग से प्राप्त परिणामों पर आधारित रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इस तरह से ये सेट तुम्हारा कंप्लीट होता है, और ये 2022 का दूसरा सेट है। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जिन बच्चों को भी जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बताना, इसमें से तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, और समझ में आया है तो वो भी बताओ, है ना। फीडबैक देना है तुम्हें अपना, समझ में आया है वो भी बताओ, नहीं आया वो भी बताओ, है ना। तो बाकी का सेट 2022 का ही तीसरा सेट कराएंगे अब नेक्स्ट, और ये सभी बच्चों को कॉपी पर नोट करके इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आगे का सेट नेक्स्ट होगा और वो 2022 का शायद तीसरा सेट कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।